हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी की जो आपकी ईओआरओ की तैयारी है वो कैसी चल रही है। अब आप मान के चलिए कि ईओआरओ में अब बात करें तो आज क्या है, 15 अप्रैल है, यानी आपके ईओआरओ एग्जाम के दिन कितने रहे हैं, लगभग 27 से 28 दिन मान के चलिए। क्योंकि हमें पता है कि हर महीने में 1 से 2 दिन तो ऐसा निकल ही जाता है जिसमें हमारी जो डेली का रूटीन होता है वो हमारा वो नहीं हो पाता, क्योंकि हो सकता है कुछ घर का काम हो जाए या बाहर रह रही हो तो कोई और काम हो जाए। ठीक है, तो आपके दिन है आपके 27 से 28 मान के चलिए एग्जाम के। तो अब से आपको रिवीजन पर है वो पूरी तरह तैयार हो जाना है, आपको पूरा रिवीजन करना है। अब हमें नया कुछ नहीं पढ़ना है, जितना हमें पढ़ा है, जितना हमने पीछे पढ़ लिया है बस उसी का बार बार रिवीजन करना है। साथ में आप रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चंस है वो करते रहिए, क्वेश्चंस के हिसाब से आप अपने जितना हो सके उतना रिवीजन करिए, नया कुछ भी मत पढ़िएगा, क्योंकि आपने जितना पीछे पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी है, बस आप उसका रिवीजन करते रहिए। और अब इस टाइम में आप थोड़ा सा करंट पे ध्यान दीजिएगा, आपके राजस्थान करंट्स और आपके इंडिया करंट स्पोर्ट्स इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी जितना आपने पढ़ा है उसका बस रिवीजन पे रिवीजन करते रहिए। तो आज की क्लास में हमारा टेस्ट रहने वाला है 29वां टेस्ट। इससे पहले हमने 28 टेस्ट है वो कर लिए हैं। आज के अगर टेस्ट की बात करें कि आज के टेस्ट में हमारा क्या क्या रहने वाला है, हम किस किस के टेस्ट में क्वेश्चन करेंगे, तो हम बात करें इंडियन पॉलिटी की। तो आज इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम संविधान सभा पढ़ रहे थे जिसका कुछ पार्ट है हमने संविधान सभा का कल है वो रिवाइज किया था। अब संविधान सभा का जो आगे का पार्ट है उसके मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ और उसका रिवीजन हमें करेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात हो गई। अब हम राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी में आज से हम विधानमंडल शुरू कर रहे हैं, विधानमंडल शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज है वो विधान परिषद पढ़ेंगे। आज हमें विधान परिषद पढ़ेंगे और वो पूरी की पूरी है वो कवर करेंगे, आज पूरी की पूरी का रिवीजन कर देंगे। अब राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके में जो मैं आपके करंट के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन और ज्योग्राफी सारे मिक्स क्वेश्चन लेके आती हूँ, 8 से 9 वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ है हम पुरातात्विक सभ्यताएं, यानी आज हमें वो सभ्यताओं का टॉपिक है वो करेंगे, सभ्यताओं का टॉपिक है वो कवर करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मुझसे बने वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे हम इसका रिवीजन करेंगे। अब बाकी रहा आपका पार्ट बी, तो पार्ट बी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, उनका हम अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो आज के क्लास में हमारे इंडियन पॉलिटी, राजस्थान जीके और आपके पार्ट बी के ये टॉपिक रहने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम वक्ता कौन थे। यहाँ पे पूछा है प्रथम वक्ता कौन थे, सचिदानंद सिन्हा, आचार्य कृपलानी, फ्रैंक एंथोनी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य कृपलानी है वो संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम वक्ता थे, आचार्य कृपलानी। अब इनके प्रथम वक्ता की हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन वाले और देख लिए, सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा है वो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष ये थे आपके सचिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें कि प्रथम बैठक कब हुई थी, तो प्रथम बैठक है हम सभी को याद है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपके थे सचिदानंद सिन्हा। अगर आपसे प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष पूछ ले, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष पूछ ले तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। तो आपका ये थे प्रथम आपके अस्थायी उपाध्यक्ष। और अगर प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछ ले आपसे, प्रथम स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम वक्ता आचार्य कृपलानी, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष आपके सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे सेकंड पूछ ले कि सेकंड आपकी बैठक यानी दूसरी बैठक कब हुई थी, तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सदाई जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे आपके स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इसमें आपको स्थायी उपाध्यक्ष पूछ ले तो वो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी है वो क्या थे, उपाध्यक्ष थे। स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। और जो उपाध्यक्ष थे वो दो थे, पहले तो हो गए ये एच.सी. मुखर्जी, और अगर दूसरे आपसे उपाध्यक्ष पूछ ले तो वो कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी कौन थे, दूसरे आपके उपाध्यक्ष थे, दूसरे उपाध्यक्ष थे। तो ये भी आपको दोनों याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट झुंझुनू। जो आपके खेतड़ी झुंझुनू है वहां से आपके क्या प्राप्त हुए? सुनारी सभ्यता के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। और अगर इसके उत्खनन की बात करें तो सुनारी सभ्यता का उत्खनन 1980 से 81 में जो राजस्थान का पुरातत्व विभाग है उसने करवाया था। पुरातत्व विभाग ने करवाया था। अगर इस सभ्यता की बात करें तो सुनारी सभ्यता है ये लोह युगीन सभ्यता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी लोह युगीन सभ्यता है और कौन सी है वो आपकी कांस्य सभ्यताएं हैं, कांस्य युगीन सभ्यताएं हैं। तो सुनारी सभ्यता है ये खेतड़ी झुंझुनू में है। इसका उत्खनन 1980-81 में हुआ, पुरातत्व विभाग ने करवाया। लोह युगीन सभ्यता है और इसमें एक है ना बहुत बड़ा यानी वृहत भंडारण पात्र मिला है। यानी कोई भी चीज का भंडारण करने के लिए जो पात्र होता है वो भंडारण पात्र मिला है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे मूण बोलते हैं। मूण बोलते हैं, काफी बड़ा है, लगभग आप मान के चलिए 4.9 इंच का, 4.9 इंच का। तो आप थोड़ा याद रख सकते हैं कि भंडारण पात्र है वृत्त भंडारण पात्र कहाँ जिसे मूण कहा जाता है कहाँ से मिला है? सुनारी सभ्यता से मिला है। और इसमें है वो लोहे गलाने वाली भट्टियां, लोहे अयस्क के जो धातु होती हैं उस धातु के जो पात्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? आपके सुनारी सभ्यता से मिले हैं। तो यह कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका की स्थापना निगमन का उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है? धारा 5, धारा 9, धारा 10 और धारा 3। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 5। धारा 5 में नगर पालिका का निगमन है। धारा 9 में वार्डों का विभाजन है। धारा 9 में वार्डों का विभाजन है। और धारा 10 में क्या है? वार्डों का निर्धारण है। धारा 10 में है वार्डों का निर्धारण है। धारा 3 की बात करें तो धारा 3 में क्या है? परिसीमन है। धारा 3 में क्या है? परिसीमन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी जो बावड़ियों का सिरमौर है का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? रानी नातावन जी ने, राव राजा उमेद सिंह ने, धाबाई देवा ने और राजा विष्णु सिंह ने। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए रानी नातावन जी ने है वो रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया जो कहाँ पे है? बूंदी में है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, यह दिया हुआ है। किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 162 में, अनुच्छेद 168 में और अनुच्छेद 169 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 168 में। अगर हम विधानमंडल की बात करें तो आपके भाग 6 में है वो विधानमंडल है वो दिया गया है भाग 6। और अनुच्छेद आपके कितने? अनुच्छेद आपके 168 से 213 तक है वो कि राज्य में एक विधानमंडल की संरचना होगी, उसका गठन होगा, कार्यकाल होगा, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके अध्यादेश होंगे, क्या विशेषाधिकार होंगे, क्या इसकी शक्तियां होंगी, ये सब कुछ अनुच्छेद 168 से 213 में दिए हुए हैं। ठीक है, अगर हम अनुच्छेद 168 की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि जो प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ये बात दी हुई है आपके अनुच्छेद 168 में। विधानमंडल यानी कि आपकी विधानसभा हो गई, विधान सभा हो गई, विधान परिषद हो गई और एक क्या हो गई? एक राज्यपाल हो गई। तो इन तीनों को क्या बोलते हैं? विधानमंडल बोलते हैं। और ये तीनों कब होंगे? जब आपके जिस राज्य में विधान परिषद होंगी तो ये तीनों होंगे। अगर हम राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में विधानमंडल की बात करें तो उसमें ओनली राज्यपाल और विधानसभा होगी। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसमें ये तीनों आएंगे विधानमंडल में। अब हम इन चारों अनुच्छेद की बात करें तो 168 में तो विधानमंडल हो गया। अनुच्छेद 160 की बात कर ले तो 160 में क्या दिया गया है कि जो आकस्मिक परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को जो अन्य कर्तव्य दिए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को जो अन्य कर्तव्य दिए जाते हैं राज्यपाल को, वो किस में है? अनुच्छेद 160 में है। 162 की बात करें तो 162 में है कि राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो वो किन विषयों पर होगा? यानी जिन विषयों पर होगा उनका संबंध में जो राज्य विधानमंडल है वो विधि बनाएगा ना, उस विधि की शक्तियां हैं वो किस में है? अनुच्छेद 162 में है। 168 में विधानमंडल हो गया और आपके 169 में क्या है? 169 में आपके विधान परिषद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? सूतकागीडोर, लाहौर, कोट दीची और मोंटे गोमरी। तो इनमें से किससे मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में मिले हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, कोट दीची। कोट दीची राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? H.C. मुखर्जी ने, वेनेगल नरसिम्हा राव ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेनेगल नरसिम्हा राव यानी BN राव। BN राव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था बेनेगल नरसिम्हा राव ने। यानी जो आपके संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवैधानिक सलाहकार, तो ये भी आपके कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे आपके BN राव सलाहकार। और इसमें H.C. मुखर्जी क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे, पहले उपाध्यक्ष थे। सच्चिदानंद सिन्हा है वो आपके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो स्थायी अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन होगा मारवाड़ हितकारिणी सभा जो पूर्व में मारवाड़ सेवा संघ के नाम से जानी जाती थी की स्थापना वो किसने की थी? चांदमल सुराणा ने, जमनालाल बजाज ने, विजय सिंह पथिक ने और हरिभाई किंकर ने। किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदमल सुराणा ने है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 15 नवंबर 2009 में लागू हुआ। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 से पूरे राज्य में लागू हो गया। तो इसमें कौन कौन सा कथन है आपका सही है? इनमें से दोनों ही गलत है आपसे, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों होगा? क्योंकि राजस्थान नगरपालिका एक्ट 15 नवंबर 2009 को नहीं 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था और ये पूरे राज्य में नहीं, ये छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। तो आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। 15 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। उस टाइम अगर विधानसभा पूछ ले तो आपकी कौन सी थी? 13वीं थी, जो कि 2008 से 2013 तक थी। उस टाइम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह थे, दीपेंद्र सिंह शेखावत थे। मुख्यमंत्री आपको पता है अशोक गहलोत थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। राज्यपाल की अनुमति से कब मिली? 11 सितंबर 2009 को मिली थी। और अगर आपसे ये पूछ ले कि इस टाइम राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल क्या थे? शैलेंद्र कुमार सिंह थे, शैलेंद्र कुमार सिंह थे। तो ये आपको छोटी छोटी चीज है लेकिन आपको पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये राजपत्र में कौन से में? 4 कै में प्रकाशित हुआ था, 4 कै में प्रकाशित हुआ था। तो ये 4-5 इसकी छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छे से ये याद होने चाहिए। अगर हम रिवीजन करें तो फटाफट करें लेकिन पूरा रिवीजन करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आहट सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई है वो किसने की थी? VN मिश्रा ने, अक्षय कीर्ति व्यास ने, ललित पांडे ने और VS सिंधे ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अक्षय कीर्ति व्यास ने वो सर्वप्रथम खुदाई यानी उत्खनन करवाया था। कब करवाया था? 1953 में करवाया था। अगर आपसे पूछ ले कि आहट सभ्यता से उत्खनन के और कौन कौन से संबंध है, तो इनके RC अग्रवाल के भी हैं। RC अग्रवाल ने कब करवाया था इसका? अगर व्यापक उत्खनन पूछ ले तो वो RC अग्रवाल ने 1954 में करवाया था। अगर बात की पूछे, अब इन्होंने सर्वप्रथम खुद ही बोल दिया है, तो सर्वप्रथम तो अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया था। अगर बाद का पूछ ले, सन दे के पूछ ले, तो 1961-62 में उत्खनन किसने किया था? एक तो आपके VN मिश्रा थे और दूसरे आपके HD सांकलिया थे। लेकिन ये ज्यादा मैन है, जो फर्स्ट का ही पूछते हैं, तो इसमें आपका फर्स्ट का कौन सा हो जाए? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। अगर आपसे इसके बारे में, आहट सभ्यता के बारे में और पूछे तो इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हो सकती है कि ये ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण है संस्कृति थी। और इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें है वो 1 से अधिक चूल्हे मिले थे, 1 से अधिक
चूल्हे मिले थे, यानी 6 चूल्हे एक साथ इसमें मिले थे, एक से अधिक, और 6 चूल्हे एक साथ मिले थे। तो इसके देखकर बोला जाता है कि यहाँ पे सामूहिक भोजन व्यवस्था को इंगित करता है, यानी यहाँ पे सामूहिक भोजन बनाया जाता था, सामूहिक भोजन बनाया जाता था, ये भी होता है। इसमें है वो 6 तांबे की मुद्राएं भी मिली थी, 6 तांबे की मुद्राएं भी मिली थी। इस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता भी बोला जाता है, ताम्र युगीन सभ्यता भी, युगीन सभ्यता भी इसे बोला जाता है। और इसमें अगर पूछ ले और क्या हो सकता है कि ये किस नदी के किनारे है, तो आहड़, जो आपकी ये आयड़ नदी है, आयड़ नदी, आहड़ नहीं आयड़ नदी, जो कि बनास की सहायक नदी है। आयड़ नदी, इसे बेड़च भी बोलते हैं, और ये बनास की सहायक नदी है, तो इसके किनारे ये सभ्यता मानी जाती है। इसमें और पूछे तो गेहूं, जवार, चावल, जवार और चावल से ये लोग परिचित थे, चावल, जवार और चावल, तो इनसे ये लोग है वो परिचित थे, ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे है वो, इसमें बेल की एक मरण मूर्ति भी मिली थी, बेल की मिट्टी की मूर्ति होती है जिसे मरण मूर्ति बोलते हैं, ठीक है। एक मातृ देवी की भी इसमें वो जो है मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की भी मूर्ति मिली थी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसमें एक ये भी पूछा जाता है कि इसमें मानव हथेली की छाप भी मिली थी, मानव हथेली की छाप भी मिली थी, ठीक है। यानी जो 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे ना यहाँ पे, तो उन 6 में से एक पे मानव हथेली की छाप भी मिली थी। और इसमें है वो, क्योंकि ताम्र युगीन सभ्यता है तो इसमें तांबे प्रमुख उद्योग है वो तांबा गलाना इसका माना जाता है। इसमें जो अनाज के रखने वाले जो वो थे बर्तन थे, यानी बड़े बड़े जो भांड बने थे, उन्हें गोरे व कोठे भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, गोरे व कोठे कहा जाता था, या फिर इन्हें बंकोर भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बंकोर भी बोला जाता था। तो ये आर्ट सभ्यता के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है यदि राज्य विधानसभा विधान परिषद का प्रस्ताव 50% उपस्थित सदस्यों का बहुमत से दे, मत देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 1/3 बहुमत द्वारा पारित करके संसद को प्रस्ताव भेजे, और यदि संसद आवश्यक समझे तो विधान परिषद के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करके विधान परिषद गठन कर सकती है। तो इसमें से इन 3 कथन दिए गए, तीनों में से कौन सा सही है? जो नीचे में कूट दिया हुआ होगा भी कि 1 सही है, 2 सही है, या फिर 1 2 सही है, 2 3 सही है, तीनों सही है, वो कूट हमें चुनना है। हम इन तीनों की बात करें तो आपके अनुच्छेद 169 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 169 में दिया गया है कि अगर संसद है वो राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, ठीक है। यदि राज्य विधानसभा विधान परिषद का प्रस्ताव 50% उपस्थित सदस्यों का बहुमत हो, एक चीज तो ये होगी, ठीक है। इसके साथ मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 नहीं 2/3 बहुमत द्वारा पारित करके संसद को प्रस्ताव भेजती है। तो दूसरा फिर स्टेप होगा कि यदि संसद आवश्यक समझे तो विधान परिषद के प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित करके विधान परिषद का गठन कर सकती है। तो इसमें आपका जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1/3 दिया हुआ था, जो कि सही क्या होगा? 2/3 होगा। तो आपका कथन 1 और 3 है वो सही है। आप नीचे जो कूट दिया हुआ होगा उसमें आपको 1 और 3 सही करना है, राइट आंसर फिर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राव रतन री वैली में किस रियासत या राज्य का वर्णन है? बूंदी, अलवर, भरतपुर और करौली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंदी। बूंदी रियासत का वर्णन है राव रतन री वैली में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन माधवराव और मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। ये नहीं थे। ये क्यों नहीं थे? क्योंकि जब हमने कल पढ़ा था कि जो संविधान सभा में राजस्थान से जो सदस्य कितने गए थे? 12 सदस्य गए थे। उनमें से 11 तो देशी रियासतों के थे और एक है वो चीफ कमिश्नरेट यानी अजमेर मेरवाड़ा से थे। अजमेर मेरवाड़ा से थे। जो अजमेर मेरवाड़ा से थे वो कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे। तो ये है वो प्रारूप समिति में नहीं थे। प्रारूप समिति में कितने थे? 7 सदस्य थे। 7 थे, और 7 किसके थे? ये भीमराव अंबेडकर के साथ, भीमराव अंबेडकर के सहित है वो 7 सदस्य थे, ठीक है। जिसमें गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो थे ही जो कि अध्यक्ष थे, और एन माधवराव थे, और इसमें कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला भी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी थे। और एक कौन से? एक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर,
अल्लादी कृष्ण, स्वामी अय्यर, स्वामी अय्यर ये भी थे, के.एन. मुंशी भी थे, के.एन. मुंशी भी थे, और गोपाल स्वामी अयंगर हो ही गए, एन माधवराव हो गए, और एक कौन थे, एक थे कृष्णमाचारी, कृष्णमाचारी, ये आपके 7 सदस्य है वो थे, इसमें प्रारूप समिति के सदस्य है वो 7 सदस्य थे। अगर हम बात करें कि जो एन माधवराव है, ये एन माधवराव है, इनके स्वास्थ्य के कारणों से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जो एन माधवराव है तो बी.एल. मित्तर ने त्यागपत्र दिया था, बी.एल. मित्तर ने अपने स्वास्थ्य के कारण है वो त्यागपत्र दे दिया था, उनकी जगह आए थे एन माधवराव। कौन आए थे, एन माधवराव है उनकी जगह आए थे। दूसरे है जो कृष्णमाचारी है, कृष्णाचारी है, इन ये किसकी जगह आए थे, डीपी खितान की जगह आए थे। डीपी खितान की मृत्यु हो गई थी तो उनके पश्चात है वो कृष्णमाचारी आए थे। तो ये 2 पॉइंट भी आपको ध्यान से रखने हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको है वो 1 महीने के अंदर है वो पूरी की पूरी आपकी इंडियन पॉलिटी है वो इस हिसाब से क्वेश्चन बना बना के एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। एक बार तो मैंने हर टॉपिक के हिसाब से है आपको रिवाइज करवा दी है, फिर भी मैं दोबारा है इसको एक बार रिवाइज और करवा दूंगी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा पीएम श्री योजना की है वो शुरुआत कब की गई। 29 नवंबर 2022 में, 5 सितंबर 2022 में, 26 अगस्त 2022 में और 17 सितंबर 2022 में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2022 को है वो पीएम श्री योजना की शुरुआत की गई। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाली का वह जागीरदार जो रोटी राव के नाम से भी जाना जाता था। अब पाली का जागीरदार था किस नाम से, रोटी राव के नाम से। अखेराज सोनग्रा, मान सिंह, कुशाल सिंह और जेतर सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखेराज सोनग्रा है वो पाली का जागीरदार था और वो रोटी राव के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो काफी बार एग्जाम में आ जाते हैं लेकिन हमें से है वो छूट जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनका कलेक्शन लेके आई हूँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा निम्न में से किन प्रधान शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निकायों का गठन कर सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 और उपयुक्त में से दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा किन शक्तियों के द्वारा है वो नगर पालिकाओं का गठन है वो कर सकती है। तो आपका राइट आंसर उपयुक्त दोनों, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जिसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं, 243 पी से जेड जी तक, और आपके दूसरा हो गया नगर पालिका अधिनियम की धारा 3 के अकॉर्डिंग है ये कर सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। विराट, कालीबंगा, ईसवाल और गणेश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कालीबंगा, जो कि कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में है। और अगर आपसे विराट पूछे तो विराट जयपुर में है। ईसवाल पूछे तो ईसवाल कहाँ पे है, उदयपुर में है। और अगर गणेश्वर पूछे तो गणेश्वर कहाँ पे है, सीकर में है। गणेश्वर कहाँ पे है, सीकर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 ईसवाल हो गया। उदयपुर में और कौन कौन से, ईसवाल हो गया, आपके आहड़ हो गया, आपके बालाथल हो गई, और एक कौन सी, जावर हो गई। तो ये सारी कहाँ पे है, उदयपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद का गठन एवं समाप्ति को किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि जो राज्य में विधान परिषद का गठन होता है, जो समाप्ति होती है, तो वो उसे है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता। किस अनुच्छेद के तहत नहीं माना जाता, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 171 और अनुच्छेद 362। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 के तहत है वो इससे संविधान संशोधन है वो नहीं माना जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर अनुच्छेद 171 की बात करें तो अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना दी गई है। विधान परिषद की संरचना यानी इसमें मैक्सिमम है वो कितने सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। इसके अगर राजस्थान राज्य में अगर विधान परिषद का गठन होता है तो अधिकतम कितने हो सकते हैं, न्यूनतम। तो इसमें विधान परिषद की संरचना है वो दी गई 171 में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947 और 26 नवंबर 1949। अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राइट आंसर ऑप्शन है बी। और अगर 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन क्या हुआ था? तो इस दिन है वो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और इस दिन है वो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रपति है वो स्वीकार किए गए थे। राष्ट्रपति स्वीकार किए गए थे। तो ये तीनों है वो चीज कब स्वीकार की गई थी? 24 जनवरी 1950 को। और अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज, ये 22 जुलाई 1947 को। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इस दिन प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को है वो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। संविधान पूर्ण रूप से बनकर है वो तैयार हुआ था और इसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था। आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। यानी इसमें क्या लागू हुए थे? जैसे मूल अधिकार हो गए, नागरिकता हो गई, इसके प्रावधान है, इसके कुछ है वो लागू कर दिए गए थे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। आंशिक रूप से कुछ है वो लागू भी कर दिए गए थे और इसी दिन हमारा जो संविधान है वो अंगीकृत किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? इस साइड जो इनकी सभ्यताएं वो दी गई है और इस साइड इनके खोजकर्ता दिए गए हैं। कालीबंगा अमलानंद घोष, आहड़ एच.डी. सांकलिया, विराट केदारनाथपुरी और बागोर बी.एन. मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विराट केदारनाथपुरी नहीं है, इसके क्या है? दयाराम साहनी। यानी इस साइड है वो इनके सभ्यताएं और इन साइड इनसे संबंधित है आपके उत्खनन करता या खोजकर्ता। तो विराट के कौन है? दयाराम साहनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़िए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राज्य मीणा सुधार समिति का गठन मुनि भगत सागर, पंडित बंशीधर शर्मा, बाबा हरीश चंद्र और श्री चंदमल बहेड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में है वो राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है किसी गांव को नगरपालिका घोषित किया जाता है या नगरपालिका में शामिल किया जाता है, इसके बाद उसको शक्तियां किसके तहत प्राप्त होगी? पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत या दोनों के तहत या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत। जो आपके नगरपालिकाओं का परिसीमन यानी धारा 3 है, धारा 3 में क्या है? परिसीमन है, नगरपालिकाओं का परिसीमन है, जिसमें साफ साफ बोला गया है कि जब कोई गांव का कोई क्षेत्र है वो नगरपालिका में सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो गांव है वो नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी क्षेत्र है वो गांव नहीं रहेगा। उस पे पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत है ना वो नियम लागू नहीं होंगे। फिर जो वो क्षेत्र बन गया है उस पे नगरपालिका की अधिकारिता आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, विराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था और आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय ऐसक या तांबे का गलान तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, चौथा ही सही है, क्योंकि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है जो कि कहाँ पे है? सीकर में है। विराट एक ग्राम्य संस्कृति नहीं है, ग्राम्य संस्कृति कौन सी है? आहड़ है। ठीक है। कालीबंगा लोहे युगीन संस्कृति नहीं है, वो कांस्य युगीन संस्कृति है। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान सभा ने भारत में दोहरी भूमिका निभाई है, तो केंद्रीय विधायिका के रूप में यानी अंतरिम संसद के रूप में जो भूमिका निभाई है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गणेश वासुदेव मावलंकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने या फिर के.एम. मुंशी ने। तो आपका राइट आंसर इसमें से कौन सा होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर यानी आपके जीवी मावलंकर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संविधान सभा है उन्होंने भारत में दोहरी भूमिका निभाई है। दोहरी कौन सी? एक तो संविधान सभा के रूप में, संविधान सभा के रूप में भूमिका निभाई है, ठीक है। दूसरी किसके रूप में? दूसरी है वो आप एक केंद्रीय विधायिका रूप में मान ले, या फिर संसद के रूप में मान ले, या फिर अंतरिम संसद के रूप में इसे मान सकते हैं, अंतरिम संसद। तो इसमें जब आपकी संविधान सभा थी तो उस टाइम अध्यक्षता है वो तो की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी जो अध्यक्षता है वो की थी। और जब ये अंतरिम संसद थी यानी केंद्रीय विधायिका के रूप में थी, तब इसकी जो अध्यक्षता है वो जीवी मावलंकर ने की थी, जीवी मावलंकर ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी विधि विश्वविद्यालय परिसर का शिलान्यास कहाँ किया? सुजानगढ़ चूरू में, प्रतापनगर जयपुर में, दहमी कला जयपुर में और ब्यावरे अजमेर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी दहमी कला जयपुर में है वो शिलान्यास किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोनीत सदस्य नगरपालिका परिषद, नगरपालिका परिषद और नगर निगम में क्रमशः कितने होते हैं? तो मनोनीत सदस्य वो कितने होते हैं? आपकी जब धारा 6 है, धारा 6 में नगरपालिका की संरचना दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नगरपालिका के जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होंगे, पदेन होंगे और मनोनीत होंगे, जिसमें जो मनोनीत सदस्य हैं वो कितने होंगे? नगरपालिका में होंगे 6, नगर परिषद में 8 और नगर निगम में कितने होंगे? 12 होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6, 8 और 12 होंगे। जो पहले कितने थे? 4, 5 और 6 थे, लेकिन अब ये कितने हैं? 6, 8, 12 हैं। इनमें कौन से होते? इसमें एक ये चीज ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक है वो दिव्यांग व्यक्ति होगा, और जो ये मनोनीत व्यक्ति होते हैं इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता, राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती, यानी इनका कोई भी कार्यकाल भी नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिरोही का वह शासक जो सांगा की ओर से खानवा युद्ध में लड़ा था, अक्खेराज देवड़ा प्रथम, अक्खेराज द्वितीय, सहसमल और क्षेम सिंह। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए अक्खेराज देवड़ा है, वो राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में लड़े थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की संरचना होगी, तो विधान परिषद की संरचना है, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अनुच्छेद 171 में दी हुई है। 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना है। तो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 2/3 सदस्य, न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम विधानसभा के यानी अधिकतम कितने हो सकते हैं? विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य, और न्यूनतम सदस्य है वो कितने हो सकते हैं? तो इसमें न्यूनतम 60। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमें कूट चुनना है, तो कौन सा सही है? अधिकतम विधानसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं? 2/3 नहीं, अधिकतम है वो 1/3 है वो हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। न्यूनतम 40 सदस्य, हाँ ये बिल्कुल सही है, न्यूनतम है वो 40 सदस्य होंगे। अधिकतम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 सदस्य, हाँ ये बिल्कुल सही है, और न्यूनतम 60 सदस्य, ये गलत है। तो जो नीचे कूट में आपको बी और सी दिया हुआ होगा वो ही कूट आपका सही होगा, क्योंकि अगर विधानसभा के मैक्सिमम सदस्यों की बात करें तो विधान परिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जो विधानसभा के सदस्यों के 1/3 हो सकते हैं। अगर मिनिमम की बात करें तो 40 सदस्य हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम राजस्थान की बात कर ले कि अगर राजस्थान में अगर कभी विधान परिषद का गठन हुआ तो उसमें अधिकतम कितने? 66 सदस्य हो सकते हैं, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके जो नीचे कूट में बी और सी दिया हुआ होगा वो ही आपका राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आभानेरी, किराड़ू, नो है और विराट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नो है, और नो है कहाँ पे है? भरतपुर है, भरतपुर से 6 किलोमीटर दूर ये आगरा रोड पे पड़ता है नो है, तो ये कहाँ पे है? भरतपुर में है। इसमें अगर आपसे और पूछ ले कि जो भरतपुर में नो है सभ्यता है ये कौन सी सभ्यता है, तो ये लोह युगीन मानव सभ्यता है, लोह युगीन मानव सभ्यता है। अगर इसके उत्खनन की बात करें कि इसका उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये है आर सी अग्रवाल।
उत्खनन आरसी अग्रवाल। और जो ये सभ्यता है इसमें वो तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन व मौर्य कालीन के भी अवशेष है इसमें मिले हैं। अगर इसमें और चीज के अगर कोई विशेष चीज की बात करें तो इसमें स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला है, स्वास्तिक चिन्ह है चिन्ह। और दूसरे इसमें एक चिड़िया का खिलौना मिला है, चिड़िया यानी जिसे गोरैया बोलते हैं उसका खिलौना भी इसमें मिला है। तो इसमें याद करने वाली कौन सी बात है कि नो है भरतपुर है, लोहे युगीन सभ्यता है, उत्खनन आरसी अग्रवाल, यहाँ से तांबे के सिक्के कुषाणकालीन और मौर्यकालीन अवशेष भी मिले हैं, स्वास्थ्य का चिन्ह और चिड़िया का खिलौना है यहाँ से मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। थोड़ी सी देर में हमने अच्छे से इसको रिवीजन कर लिया। इसी प्रकार आपको आप जब भी रिवीजन करें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो जल्दी जल्दी रिवीजन करें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था? महात्मा गांधी जी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, सरदार वल्लभ पटेल जी ने। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने है वो संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। इस क्वेश्चन के और ऑप्शन की बात करें तो जो महात्मा गांधी हैं वो और जो मोहम्मद अली जिन्ना है ये दोनों के दोनों है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीचे ऑप्शन दे देंगे। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, सदस्य नहीं रहे, तो आपको करना है महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना है वो सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और जयप्रकाश नारायण और एक और थे तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों थे, ये इन्होंने है वो संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया। तो संविधान सभा का इस्तीफा देने वाले कितने थे? दो थे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर। इन दोनों ने ही कहाँ से इस्तीफा दे दिया था? संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। और महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना है ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को किस अनुच्छेद के तहत चुना जाता है? अनुच्छेद 181, 182, 180 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 182। आपके आर्टिकल 182 में क्या दिया हुआ है? पदाधिकारी दिए हुए हैं। पदाधिकारी यानी कि आप जो विधानसभा परिषद है, जिस राज्य में विधानसभा परिषद होगी तो विधानसभा परिषद है वो अपने में से दो सदस्यों को चुनेगी, जिसमें एक को सभापति चुन लेगी और दूसरे को क्या चुन लेगी? उपसभापति चुन लेगी। अगर मान लीजिए कि आपके दोनों ही पद रिक्त है, सभापति और उपसभापति दोनों पद रिक्त है, तो विधान परिषद है वो अपने सदस्यों में से ही इनके लिए चुन लेगी। और अगर ये पूछ ले कि इनका जो निर्वाचन है तो वो निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन है वो बहुमत के आधार पे होता है, बहुमत के आधार पर इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर आपसे पूछे कि अनुच्छेद 182 और 180 की हम बात करें तो ये हम अगली क्लास में जब हम विधानसभा पढ़ेंगे तो अच्छे से इसका और रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 181 है उसमें ये दिया गया है कि जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यानी आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाते हैं तो उसमें वो पीठासीन नहीं रहेंगे, ये दिया हुआ है अनुच्छेद 181 में। 80 की बात करें तो 80 में जो विधानसभा में अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष पद होते हैं उन पर जो अगर वो उस टाइम नहीं होते, जो अन्य शक्तियां होती हैं, जो अन्य व्यक्ति उस टाइम होएगा तो उसको जो अन्य शक्तियां मिलती है वो अनुच्छेद 180 में दी गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष है वो किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग के, लोह युग के, प्रस्तर युग के या फिर मृदभांड युग के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तांबा प्रस्तर युग के अवशेष है इसमें मिले हैं। अगर गिलुंड की बात करें तो ये कहाँ है? ये राजसमंद जिले में है, राजसमंद जिले में है और ये बनास नदी के तट पे है, बनास नदी के तट पे है। अगर इसकी बात करें तो ये जो गिलुंड सभ्यता है ये आहड़ सभ्यता का ही प्रसार माना जाता है, आहड़ सभ्यता का प्रसार माना जाता है। लेकिन आपको ने देखा होगा कि जो आहड़ सभ्यता है उसमें पक्की ईंटों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन जो गिलुंड है इसमें बहुतायत में पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के साक्ष्य है वो इसमें मिले हैं, के साक्ष्य वो मिले हैं। अगर इसके उत्खनन की बात करें तो जो आपकी गिलुंड सभ्यता है, अगर इसके उत्खनन की बात करें तो उन उत्खनन इसका किसने करवाया था? श्री बीबी लाल ने करवाया था, श्री बीबी लाल ने इसका उत्खनन है वो करवाया था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि विधान परिषद के सभापति और उप सभापति को किस अनुच्छेद के तहत है वो शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 182 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनकी शपथ है वो तीसरी अनुसूची है, उसके अंतर्गत इनकी शपथ दी हुई है। तीसरी अनुसूची में इनकी शपथ दी गई है और राज्यपाल या फिर जो राज्यपाल कोई भी व्यक्ति को नामित करता है उनके समक्ष है वो इनको शपथ है वो दिलाई जाती है। और आपका जो अनुच्छेद 182 है जिसमें ये बोला गया है कि विधान परिषद है वो अपने में से ही एक सभापति और एक उप सभापति को चुन लेगी, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इन्हें सभापति और उप सभापति के रूप में वो शपथ नहीं दिलाई जाती, यानी इनको सदस्य के रूप में ही शपथ दिलाई जाती है, जो कि अनुसूची 3 में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यानी जो हमारा राजस्थान है, तो हमारे राजस्थान का दक्षिण पश्चिम कौन हो गया? दक्षिण और पश्चिम, यानी इस साइड में कौन सी प्राचीन सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र है? कालीबंगा, आहड़, सिंधु और बनास। तो आपकी कालीबंगा तो इस साइड है, हनुमानगढ़ में यानी उत्तर में है, तो आहड़ आपकी कहाँ पे है? उदयपुर में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2, उदयपुर में, यानी दक्षिण पश्चिम में कौन सी है? आहड़ है। राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभापति के पद के कर्तव्य पालन करने के लिए उप सभापति या फिर कोई अन्य व्यक्ति जिसे विधान परिषद ने चुना है को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कोई या तो उप सभापति या फिर कोई अन्य व्यक्ति है जो सभापति के कर्तव्य पालन करेगा, तो उसे वो शक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत दी जाएगी? अनुच्छेद 181, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 183 और अनुच्छेद 172। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 184। तो अनुच्छेद 184 है उसमें संविधान के अनुच्छेद 184 में दिया गया है कि जो सभापति है तो सभापति पद के कर्तव्य पालन के लिए उप सभापति या अन्य व्यक्ति को शक्ति दी जाएगी। इसमें अगर सभापति अनुपस्थित है तो इसका जो भी कर्तव्यों का पालन है वो कौन करेगा? उप सभापति करेगा। अगर उप सभापति भी नहीं है तो राज्यपाल किसी भी सदस्य को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकता है। ये किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 184 में दिया गया है। 172 की बात करें तो इस 172 में क्या है? विधानसभा का कार्यकाल है वो दिया गया है। कार्यकाल जिस पे हम कल है वो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, अच्छे से हम कल इसको रिवीजन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया है? HD सांकलिया, AN घोष, VN मिश्रा और RC अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 RC अग्रवाल। RC अग्रवाल के देखरेख में उत्खनन का कार्य हुआ है। गणेश्वर की बात करें तो गणेश्वर है सीकर जिले के नीमका थाना कस्बे में है। नीमका थाना कस्बे में क्या है? गणेश्वर सभ्यता है। अगर इसमें बात करें तो ये भारत की एकमात्र या सबसे पहले यही है जहाँ पर बहुत सारे उपकरण है वो तांबे के एक साथ मिले हैं, और इसमें है वो तांबा है। जो तांबे के उपकरण मिले हैं उसमें 99% है वो तांबा है, यानी किसी भी अन्य धातु का इसमें मिश्रण नहीं है। गणेश्वर सभ्यता है इसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। और गणेश्वर से और पूछ ले तो इसमें मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, ठीक है। और इसमें और क्या मिले? फर्श से मिले हैं। और एक इसमें छल्लेदार बर्तन है वो ओनली यही एक छल्लेदार बर्तन प्राप्त यानी मिलने वाली ओनली एक यही सभ्यता है जिसे छल्लेदार जो बर्तन है वो मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर RC अग्रवाल। आगे बढ़े, और ये कांतली नदी के किनारे है, कांतली नदी के किनारे है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस बजट में सभी स्कूटी वितरण योजना को एकीकृत कर कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 कर दिया गया है? बजट 2019-20, बजट 2020-21 और बजट 2021-22 और बजट 2022-23। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है ए। तो आपके जो बजट 2019-20 है उसमें आपके सारे के सारे जो स्कूटी वितरण योजना थी उनको एकीकृत करके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015 कर दिया गया है। तो आज के जो हमारी जो फ्लैगशिप योजना है तो वो किसके? उच्च शिक्षा विभाग की है। उच्च शिक्षा विभाग की हम 2 आज
फ्लैगशिप योजना करेंगे। दो कौन कौन सी? पहले तो हम पढ़ेंगे आपकी देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन राशि योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, एक हम ये पढ़ेंगे। दूसरे हम पढ़ेंगे कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, छात्रा स्कूटी योजना। इन दोनों को हम अच्छे से रिवाइज करके अच्छे से हमको याद कर लेंगे योजना, ठीक है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं देवनारायण छात्रा योजना। जो थे देवनारायण आपकी योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये आपकी शुरू कब की गई थी? ये शुरू की गई थी आपकी 2011-12 में, 2011-12 में। इसमें जो पात्र परिवार थे कौन से या अपनी पात्र कौन थे? तो इसमें जो अति पिछड़ा वर्ग की जो लड़कियां थी, अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं थी, जो वहाँ के राजस्थान की जो मूल निवासी होनी चाहिए, अति पिछड़ा वर्ग और जो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। और उसमें और कौन कौन से जो आदिवासी जनजातियां थी? वो थी बंजारा, एक बंजारा और एक बाल्दिया और गाडिया लोहार और गुज्जर जाति की जो बालिकाएं थी वो रायका रेबारी और एक गडरिया, और एक कौन सी? गडरिया। तो इन जो पात्र होने वाली जो राजस्थान की मूल निवासी यानी जो लड़कियां थी बंजारा जाति की, बाल्दिया, गाडिया लोहार, गुज्जर, रायका, रेबारी और गडरिया। और इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि जो 12वीं कक्षा की हो गई और आपके स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में अधिक से अधिक नंबर ला सके, वो लड़कियां प्रोत्साहित होकर अधिक से अधिक लड़कियां हैं जो अधिक से अधिक नंबर ला सके। इसके लिए जो स्कूटी वितरण है, वो स्कूटी वितरण किस किस में किया जाएगा? चाहे वो RSB हो, RBSC हो या फिर आपकी CBSE हो। इनमें अगर 12वीं कक्षा में वो 50% से अधिक नंबर लाती हैं, 50% से अधिक लाने पर जो उनकी जो डिग्री की फर्स्ट ईयर होगी, प्रथम यानी 12वीं की क्लास उन्होंने उत्तीर्ण कर ली, 50% से अधिक पर कर ली, और जब वो डिग्री में यानी आपके स्नातक में आपके कॉलेज में जो प्रवेश करती है यानी आपकी फर्स्ट ईयर होती है, तो उसमें जब वो प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन करेंगे तो उनको स्कूटी वितरण किया जाएगा। और इनको स्कूटी वितरण के साथ साथ है, क्योंकि योजना का नाम ही है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना, तो जो इनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, प्रोत्साहन राशि, अगर वो लड़की है वो स्नातक करके यानी आपकी BSc BA ये करती है, वो करने पर तो उन्हें 10,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और अगर वो स्नातकोत्तर करती है, स्नातकोत्तर स्तर पास कर लेती है, तो उसे 20,000 रुपये है वो ईयर दिए जाएंगे, 20,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अब हम दूसरी योजना की बात करें, आपकी दूसरी योजना कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इस योजना का जो पहले पुराना नाम था वो था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना इसका नाम था, स्कूटी योजना जो 2015 की थी, ठीक है। और इस योजना में एक आपकी ये होगी कि इसमें शर्तें क्या होंगी? इसमें शर्तें थी यानी पात्रता थी कि जो पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होना चाहिए। जो पारिवारिक आय है वो कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और अगर RBSC से पढ़ाई की है तो उसमें 12वीं में वो कम से कम है वो 65% होनी चाहिए, ठीक है, अगर RBSC से पढ़ाई की है। अगर CBSE से की है, CBSE से अगर पढ़ाई की है तो उसमें जो 12वीं में कम से कम है वो 75% आने चाहिए। तो ये दोनों इसकी क्या थी? शर्तें मान ले या पात्रता मान ले, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है, अभी बजट का है 2023-24 का। अगर बजट 2023-24 की बात करें तो उसमें जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है और आपकी देवनारायण स्कूटी योजना है, इनमें जो स्कूटियों की संख्या है वो 20,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 स्कूटियों की संख्या कर दी गई है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें जो स्कूटियों की संख्या है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो आज की हमने 2 फ्लैगशिप योजना है वो पढ़ ली, एक तो देवनारायण स्कूटी योजना और साथ में प्रोत्साहन राशि योजना, और दूसरी कौन सी? आपकी कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। और जो ये दोनों के दोनों है विभाग कौन सा है? उच्च शिक्षा विभाग की है, उच्च शिक्षा विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं
है। तो आज के ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए और आपको 2 फ्लैगशिप योजना है वो आपको रिवाइज करवा दी। तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।